मल्टीनोमियल के बारे में। मल्टीनोमियल मतलब जिसमें दो से ज्यादा टर्म्स गिवन है, तो उसमें आप मल्टीनोमियल का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज कर सकते हो। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। चलो, तो कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमने बाइनोमियल में क्या पढ़ा था, तो बाइनोमियल को थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो देखो, बाइनोमियल में जो जनरल टर्म होता है, बाइनोमियल जैसे मान लो आपके पास है x प्लस वाई की पावर n, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका एक्सपेंशन है x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन है। इसके एक्सपेंशन जब आप लिखोगे तो उसमें जनरल टर्म क्या आता है, तो इसमें जनरल टर्म आता है NCR x की पावर r, x की पावर n माइनस r और y की पावर r, यही तो आता है ना, ये आता है जनरल टर्म। और NCR का मतलब है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और यहां पे है x की पावर n माइनस r और y की पावर r। अब एक काम करो, यहां पे देखो दो ही टर्म है x और y, तभी इसका नाम है बाइनोमियल, ठीक है। तो ये तो बाइनोमियल का एक्सपेंशन। एक काम करो, ये जो n माइनस r है उसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लूं r1, है, तो फॉर एग्जांपल n माइनस r को थोड़ी देर के लिए अगर मैं r1 बोल दूं, और ये जो r है उसको थोड़ी देर के लिए अगर हम r2 बोल दे, ठीक है, तो इसको हम बोल, ये क्या बन जाएगा, ये n फैक्टोरियल, और जो r है वो एक्चुअली r2 है, तो ये बन जाएगा r2 का फैक्टोरियल, ये बन जाएगा r1 का फैक्टोरियल, यहां पे आ जाएगा x की पावर r1 और y की पावर r2, तो ये आ जाएगा जनरल टर्म, ठीक है। हमारे पास एक्चुअली जनरल टर्म ये आ जाएगा, और ये जो जनरल टर्म है ना, इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर मल्टीनोमियल आल्सो। तो इसी थ्योरी को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा फॉर x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, तो इसमें जनरल टर्म क्या आ जाएगा बताओ, इसमें जनरल टर्म क्या आएगा, तो सिमिलरली है ना, सिमिलरली आपका जनरल टर्म आएगा n फैक्टोरियल, देखो यहां पे भी क्या n फैक्टोरियल, फिर r1 r2 का फैक्टोरियल, तो यहां पे आ जाएगा r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीन टर्म्स है, तो सिंस यहां पे तीन तीन टर्म्स है तो तीन तीन फैक्टोरियल आएंगे नीचे, ठीक है। और यहां पे तीन वेरिएबल भी है, तो x है, y है, z है, उन सबकी पावर क्या आ जाएगी, उन सबकी पावर आ जाएगी r1 r2 r3, ठीक है। तो दिस इज द जनरल टर्म फॉर मल्टीनोमियल, समझ गया। तो जितने भी वेरिएबल है उतना आप इस तरह से कर लो, अगर तीन वेरिएबल है तो r1 r2 r3, और पावर में भी वही आएगा r1 r2 r3। बस इसमें आप ये ध्यान रखना कि जब इन दोनों को ऐड करते तो क्या आता है, जब इन दोनों को ऐड करते तो n आता है, तो सिमिलरली आप यहां पे तीनों को ऐड करोगे तो n आना चाहिए, मतलब यहां पे r1 प्लस r2 प्लस r3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू n होना चाहिए। मतलब जो भी बेसिकली अपने वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की जो पावर्स है उनका सम हमेशा n होता है, चाहे मल्टीनोमियल है चाहे बाइनोमियल कुछ भी हो, बट जो सम ऑफ द पावर्स होगा वो n होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली r1 प्लस r2 प्लस r3 का वैल्यू n होता है, बस ये आपको ध्यान में रखना है, ये जनरल टर्म, सिंपल। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी जेई का ही क्वेश्चन है, ये एक्चुअली जेई मेन 2021 का ही है, ठीक है। तो 2021 जेई मेन का ही है, इसको एक बार ट्राई करो, न्यूमेरिकल आंसर में ही आया था, इसका जो भी आंसर है वो आपको बेसिकली लिख के वो डब्बे के अंदर भरना है, ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर। तो बताओ कैसे करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो पहले जनरल टर्म लिख लो, तो जनरल टर्म लिखेंगे, है ना। सबसे पहले जनरल टर्म क्या आएगा, जनरल टर्म इसमें n का वैल्यू 10 है तो 10 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे x स्क्वायर है ना, ये बेसिकली x y z, समझिए 1x x स्क्वायर, तो x y z, इसकी पावर r1, इसकी पावर r2, इसकी पावर r3, तो ये चमक गया आपको। तो अगर आप x की पावर्स को क्लब करोगे, तो x की पावर को क्लब करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी, 10 फैक्टोरियल, नीचे r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल तो है ही, और x की पावर ये तो 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, x की पावर r2 प्लस और 2 टाइम्स r3, ये आ गया, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इसका वैल्यू 4 बन जाए, तभी तो x की पावर 4 आएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे, हम चाहते हैं कि r2 प्लस 2 टाइम्स r3 इसका वैल्यू 4 बन जाए, तो एक इक्वेशन तो ये है, और दूसरी इक्वेशन मैंने आपको बताया कि हमेशा r1 प्लस r2 प्लस r3 का वैल्यू n होना चाहिए ऑलवेज, है ना, तो ये तो हमेशा ही होना चाहिए। तो r1 प्लस r2 प्लस r3 इसका वैल्यू होगा n के बराबर, तो n का वैल्यू कितना है 10। तो बताओ इसमें कितने केसेस हम बना पाएंगे, r1 r2 r3 को हम क्या क्या ले पाएंगे, बताओ सोचो इसमें, ठीक है। या ये टेबल जो है वो अगले पेज पे बना देते हैं कि थोड़ा और सुंदर बन जाए। तो r1 r2 r3 की वैल्यू हम क्या क्या ले पाएंगे, r1 r2 r3 बताओ। तो अपने को ये इंश्योर करना है कि r1 प्लस r2 प्लस 2 टाइम्स r3 इसका वैल्यू 4 आना चाहिए, और r1 प्लस r2 प्लस r3 इसका वैल्यू 10 होना चाहिए। तो एक काम करो, आप इसमें केसेस बनाने के लिए आप r3 का वैल्यू सबसे मिनिमम ले लो। तो r3 का वैल्यू अगर मैं लेता हूं 0, अगर r3 को 0 ले लिया, अगर r3 0 है तो r2 को 4 होना पड़ेगा, इसको 4 होना पड़ेगा, और टोटल कितना है 10 है, अगर टोटल 10 है तो इसको 6 होना पड़ेगा। तो ये पहला केस समझ में आ गया, हमेशा आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चलो, अदरवाइज आपका कोई ना कोई केस मिस हो जाएगा। तो इसीलिए आप r3 को फिक्स करोगे, हाँ r3 को वेरी कराएंगे, r3 को सबसे मिनिमम ले लिया। अब आप r3 को ले लो 1, अगर r3 का वैल्यू 1 है तो r2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर ये 1 है तो r2 का वैल्यू 2 आ जाएगा, और ये 2 + 1 3 हो गया, तो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। ये दूसरा केस आ गया। तीसरा केस आप r3 का वैल्यू ले लो 2, अगर r3 को 2 ले लिया तो ये 4 और ये भी 4 कैंसिल हो गया, r2 का वैल्यू 0 आ जाएगा, अगर ये 2 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। ये एक और केस आ गया। अगर मैं r3 को ले लूंगा, लेट्स से r3 को 3 ले लिया, तो ये पॉसिबल है क्या, अगर आप r3 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे 3, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा ना, r2 आ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो ये केस नहीं बनेगा, बस 3 ही केस बनेंगे, इतने ही केस आएंगे और कोई केस नहीं आएगा। अब आपको कोएफिशिएंट्स निकाल के ऐड करना है, तो बेसिकली कोएफिशिएंट्स क्या आ जाएंगे, ये कोएफिशिएंट है r1 r2 r3, ठीक है। तो इसमें बन जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8, 0 और 2, बस ये आ गया। अब इन सबको ऐड कर लो, तो दैट इज योर फाइनल आंसर, समझ गया ना। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, इसमें आपका